नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित आपकी पुस्तक है और इसका अध्याय क्रमांक 4 हम पढ़ रहे हैं। नाम है जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु को हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। हम अब तक आपके पिछले वीडियोज में भारत की जलवायु और जलवायु के विभिन्न तत्वों से संबंधित चर्चाएं कर चुके हैं कि भाई जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होते हैं और ये मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक, यानी कि भारत की जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आपने भारत की जलवायु के संबंध में कुछ बातें तो आप जान चुके हैं, जैसे जैसे आप भारत की जलवायु के बारे में कुछ मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम और चेन्नई का तापमान, यानी कि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र का तापमान और लद्दाख जम्मू कश्मीर के तापमान में कैसी भिन्नता रहती है। इसी प्रकार से लद्दाख और जम्मू आपके राजस्थान के तापमान में कैसी भिन्नताएं रहती है। फिर आप मेघालय और राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा में किस प्रकार की भिन्नताएं रहती है। इस आधार पर आप कुछ कुछ बातें जलवायु से भारत के संबंध में समझ चुके हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। आइए उन सभी कारकों की हम विस्तार से चर्चाएं करते हैं। जब आप जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो पिछले वीडियो में आपने बहुत से कारकों की चर्चाएं की। हमने 6 प्रमुख कारक बताए थे जो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उनमें कौन कौन से कारक आते हैं जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवन, ये 3 प्रमुख कारक हैं जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अक्षांशों की बात करें तो अक्षांश के बारे में आपको पता है भारत कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। हमने पहले अध्याय में पढ़ा है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। अक्षांशों की बात करें तो कौन से आते हैं? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से अक्षांशों के मध्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के लगभग बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यही भारत की जलवायु को किस प्रकार से पूरे भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऊंचाई की बात करें तो भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके समुद्र तल से बहुत ही आपके कम ऊंचे हैं और ऐसे भी क्षेत्र हैं जो समुद्र तल से बहुत ही अधिक ऊंचे हैं। जैसे जैसे भारत के जो तटवर्ती भाग हैं वो उनकी समुद्र से ऊंचाई बहुत ही कम होती है। इसी वजह से भारत के तटीय मैदानों पर बसे हुए शहरों की आपके तापमान अधिक देखने को मिलता है। ठीक इसके विपरीत आप हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, चाहे सिक्किम में जाएं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तो यहां पर आप देखते हैं कि ऊंचाई पर बसे हुए क्षेत्रों में तापमान आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे हमने लद्दाख के द्रास की बात की तो वहां पर शीतकाल में तापमान -45 डिग्री होता है क्योंकि वो समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है। दूसरी तरफ हमने बात की थी तिरुवनंतपुरम की या फिर चेन्नई की, जो आपके समुद्र तटवर्ती भागों पर बसे हुए हैं, तो इनकी आपके समुद्र तल से ऊंचाई कम है तो यहाँ का तापमान आपके उसी समय जब वहां पर -45 होता है द्रास में, उसी समय यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो इस प्रकार ऊंचाई भी बहुत अधिक प्रभावित करती है जलवायु को। वायुदाब और पवन को हम भारत की जलवायु के संदर्भ में बहुत ही विस्तार से और अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं कि भाई यहां पर आपके जो जिस प्रकार की पवनों के क्षेत्र में आता है भारत, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक आपके उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में भारत आता है। इस आधार पर तो ये पवने आपके स्थलीय भागों से होकर ही गुजरते हैं और शुष्क पवने होती है, आर्द्रता वाली नहीं होती है। इस आधार पर भारत की जलवायु को सूखी जलवायु होनी चाहिए, वर्षा रहित क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो भारत में हो नहीं रहा है। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार का भारत में वायुदाब है, कैसा पवन तंत्र है जो कि यहां पर आपके अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र बना देता है। तो हम इन सभी कारकों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश की बात करते हैं तो भारत का आपको इस प्रकार का मानचित्र याद आ रहा होगा कि जब हमने अध्याय नंबर 1 में भी इसकी चर्चा की थी। ये क्या है? ये है भारत के मानचित्र के बीचों बीच में से गुजरने वाली कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये कर्क रेखा वो रेखा होती है जिसके उत्तर दिशा में आपके अलग जलवायु होती है और कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में जलवायु अलग होती है। कर्क रेखा के दक्षिण दिशा की तरफ के क्षेत्रों में सूर्य की किरणें साल में कम से कम एक बार सीधी गिरती है, जबकि जो कर्क रेखा के उत्तरी भाग होते हैं वहां पर हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है।
अर्थात यहां पर आपके कुछ विशेष प्रकार की जलवायु दशाएं, भारत के 2 प्रकार की विशेष जलवायु दशाएं होती है कि भाई एक तो वो क्षेत्र होते हैं जहां पर कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, वो दक्षिण भारत है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, और कुछ भाग उत्तर दिशा में है, वहां पर आपके सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी गिरती है, तो वहां की जलवायु अलग प्रकार की होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहां पर कच्छ का रण है गुजरात में, यहां से प्रारंभ होती है, फिर आपका राजस्थान आता है, उसके बाद में आपके मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर आपके छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद में यहां पर आपको पश्चिम बंगाल मिलता है, बीच में बांग्लादेश आ जाता है, फिर यहां पर आपको त्रिपुरा और मिजोरम मिल जाता है। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। अब इसका प्रभाव क्या रहता है, तो ये आपके देश को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र हैं, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित या दक्षिण में स्थित क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर आपके उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। दक्षिण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दक्षिण में देखिएगा यहां पर जो गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, या फिर यहां पर जो आप बात करें महाराष्ट्र है, फिर यहां पर कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, आपके तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यहां पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, यहां पर मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, ये जो दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा के, वहां पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और जो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित राज्य आते हैं, जैसे राजस्थान आता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें जलवायु पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और यहां पर रहती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये भारत में 2 विशेष प्रकार की जलवायुएं पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, और अब कह रहे हैं कि भारत में आधे में उपोष्ण है, आधे में उष्ण है, ये इस प्रकार से कैसे है भाई, दोगली बातें कैसे करो। अरे भाई, ये भारत की जलवायु पाई जाती है मानसूनी प्रकार की जलवायु, उसी मानसूनी प्रकार की जलवायु के उप प्रकार होते हैं जिसमें आपके उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है। पूरे भारत की जलवायु तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इस मानसूनी प्रकार की जलवायु के फिर आगे और प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय है और उत्तर भारत में उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है। अब इसलिए भारत की जलवायु की ये 2 विशेषताएं होती है कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करें तो भारत में बहुत से क्षेत्र हैं जो समुद्र तल से बहुत ही कम ऊंचे हैं, और ऐसे क्षेत्र भी समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचे हैं। जैसे आप उत्तर भारत में बात करेंगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की, किसकी बात करें, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला भाग कौन सा है, ये आपका भाग आता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। जब हिमालय की बात करते हैं तो इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर औसत ऊंचाई हिमालय का क्षेत्र, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड ये क्षेत्र आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। दूसरी तरफ भारत के तटीय क्षेत्र देखें, भारत का एक विस्तृत तटीय क्षेत्र है ये वाला, इस तटीय क्षेत्र पर 9 राज्य अवस्थित है। इन तटीय क्षेत्र की ऊंचाई देखेंगे तो तटीय क्षेत्र पर अधिकतम ऊंचाई, औसत नहीं अधिकतम ऊंचाई होती है यहां पर कितनी, 30 मीटर की। अब 30 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है एक तो, और एक आपके 6000 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो यहां पर बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। और यहां पर जो आपके कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहां पर आपके तापमान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई कम है। और यहां पर आपके क्या होगा, हिमालय क्षेत्र में तापमान कम होगा, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान कम होता जाता है। अब दूसरा हिमालय का एक विशेष प्रभाव भारत के संदर्भ में रहता है कि देखिएगा, भारत जिन अक्षांशों पर अवस्थित है, कौन से अक्षांश, भारत अवस्थित है आपके 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। इन्हीं अक्षांशों पर अवस्थित दूसरे अन्य देशों की तुलना में भारतीय क्षेत्र अधिक गर्म है। अन्य क्षेत्र या अन्य देश भारत से, इन्हीं अक्षांशों पर अवस्थित देश भारत से ठंडे हैं, उनका तापमान कम है। अब यहां पर तापमान अधिक होने का कारण क्या है, तो उसके लिए जिम्मेदार है ये हमारा हिमालय पर्वत। ये किस प्रकार से है, ये देखिएगा, भारत इस प्रकार से अवस्थित क्षेत्र है। अब इस भारतीय क्षेत्र पर आपके कुछ ठंडी पवनें आनी होती है, लेकिन वो ठंडी पवनें नहीं आ पाती। जैसे इसे हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब पर आपके ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, और ये हमारी कौन सी है, कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। अब यहां पर आपके इस प्रकार से ये हिमालय क्षेत्र और ये भारतीय क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो आपके साइबेरियाई क्षेत्र है या फिर आपका ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहां से आपके ठंडी पवनें चलती है। ये ठंडी पवनें बहुत ही अत्यधिक ठंडी होती है। ये ठंडी पवनें हिमालय क्षेत्र को क्रॉस नहीं कर पाती है। हिमालय अत्यधिक ऊंचा है, 6000 मीटर ऊंचा, और ये ठंडी पवनें हिमालय को पार नहीं कर पाती है। और ये हिमालय पवनें, ये हिमालय क्षेत्र है, वो मध्य एशिया और साइबेरिया की ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। अगर यहां पर हिमालय नहीं होता
तो ये जो मध्य एशिया की ठंडी पवनें हैं वो भारतीय क्षेत्र में आ जाती और भारत का तापमान और ही अत्यधिक कम हो जाता। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि लद्दाख वाला क्षेत्र आपके अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है, तो उसका आपके तिब्बत वाला क्षेत्र अत्यधिक ठंडा है। यहां पर कौन सा भाग है, यहां पर तिब्बत का भाग है, चीन का भाग है, ये फिर मध्य एशिया के विभिन्न देशों के क्षेत्र हैं जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र है। उसका कारण क्या है, यहां पर शीत ऋतु में मध्य एशिया की जो ठंडी पवनें आती है, ध्रुवीय पवनें या फिर आपके जिन्हें आप कहते हैं साइबेरियाई ठंडी पवनें आती है, जो कि यहाँ का तापमान बहुत ही कम कर देती है। लेकिन हिमालय उन पवनों से भारत की रक्षा करता है और तापमान को बढ़ाए हुए रखता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अगले बिंदु की, वायुदाब और पवन की। वायुदाब और पवन का बात करें तो देखिएगा एक सिंपल सी बात है कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवन प्रवाह कैसा होता है, पवन हमेशा आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, निम्न दाब की ओर चलेगी। अब इसका मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वो गैस सिलेंडर वाला उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से हम रेगुलेटर ऑन करते हैं, गैस आपके सिलेंडर से बाहर की ओर आती है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर के अंदर वायुदाब अधिक होता है और बाहर की तरफ वायुदाब कम रहता है, तो आपकी जो गैस है वो सिलेंडर से बाहर की ओर चलती है। अब इसी प्रकार से देखिएगा एक ये क्षेत्र है जहां पर सूर्य आसमान साफ है, सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है, यानी कि तापमान यहां पर अधिक है। यहां पर क्या है, यहां पर आपके टेम्परेचर अधिक है, तो यहां पर आपके टेम्परेचर अधिक है, हवा गर्म हो गई, गर्म होकर आपके हल्की हुई और ऊपर उठने लगी है हवा, इस वजह से यहां पर वायुदाब कम हो गया। यहां पर की स्थिति क्या बन गई, यहां पर आपके लो प्रेशर बन गया, निम्न वायुदाब बन गया, दाब क्या हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दूसरी तरफ एक ये क्षेत्र है जहां पर बादल छाए हुए हैं और तापमान कम है। यहां पर क्या है भाई, यहां पर आपके तापमान कम है, तापमान कम है तो हवा ठंडी है, ठंडी है तो भारी है, भारी है तो ये दबाव अधिक लगाती है, भार अधिक लगाती है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया उच्च वायुदाब। अब पवन कैसे चलेगी, इस उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, जिसमें आप इस वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों को देख सकते हो कि इसी दिशा में ये मुड़ी हुई है, अर्थात यहां पर हवा इस दिशा में चल रही है, ये पवन प्रवाह इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो पवन कैसे चलती है। अगर इतना आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ताकि आप भारत का पवन तंत्र अच्छे से समझ जाएं। अब देखिएगा ये तो होता है आपके हवा चलने की दिशा। अब जब आप भारत में जलवायु और मौसम संबंधी विभिन्न अवस्थाओं को देखेंगे तो ये निम्नलिखित 3 कारकों से निर्धारित होती है। कौन से कारक होते हैं, एक तो होता है आपके वायुदाब और धरातलीय पवनें, जो कि आपके हमने अभी देखा कि इस प्रकार से आपके वायुदाब और धरातलीय पवनों में संबंध होता है। दूसरा होता है ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी कि जो आपका स्थलीय भाग है इससे काफी अधिक ऊंचाई पर आपके कुछ पवनें चलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण को कहा जाता है जेट स्ट्रीम धाराएं। जेट स्ट्रीम धाराएं, जेट धाराएं चलती है जो आपके शोभ मंडल की ऊपरी, आपके जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे आपके जिस पर वायुमंडल के विभिन्न मंडल होते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, तो शोभ मंडल के ऊपरी भागों में जो पवनें चलती है उन्हें कहते हैं जेट स्ट्रीम धाराएं। ये जेट स्ट्रीम धाराएं मानसून को लाने में सहायक होती है, पश्चिमी विक्षोभों को शीतकाल में लाने में सहायक होती है, हम आगे उनकी चर्चाएं करेंगे। तीसरा आता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ये जो शीत ऋतु में आते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। इन चक्रवातों की भी हम आगे विस्तार से चर्चाएं करेंगे। ये पश्चिमी आपके चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर में बनते हैं और जेट धाराओं की वजह से भारत की ओर आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सर्वाधिक आपके बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और कुछ चक्रवात अरब सागर में भी बनते हैं, और ये बनते हैं ग्रीष्म ऋतु के दौरान। तो ये 3 प्रमुख कारक हैं, स्थल पर चलने वाली धाराएं, ऊपरी वायु परिसंचरण, और आपके चक्रवात जो पश्चिमी विक्षोभ है भूमध्य सागर वाले, और एक आपके चक्रवात उष्ण कटिबंधीय जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। ये 3 कारक हैं जो भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, पवन प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अब जब भारत की देखते हैं, अब देखो कुछ आप पवनों की स्थिति देखिएगा, जैसे कुछ पृथ्वी पर आपके विशेष प्रकार की पवनें चलती है। पहले आप फटाफट इन पवनों को देखिएगा, उनमें से आपके पवनें आती है व्यापारिक पवनें, एक आती है पछुआ पवनें, और एक आती है ध्रुवीय पूर्वा पवनें। अब भारतीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ये 3 प्रकार की पवनें जो ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है वो ध्रुवीय से पवनें, ध्रुवीय पूर्वा से हम देखेंगे तो फिर आपके मध्यवर्ती अक्षांशों में चलेगी, उसे हम कहते हैं आपके पछुआ पवनें, और जिन अक्षांशों पर भारत अवस्थित है वहां पर चलती है व्यापारिक पवनें। यहां पर अपना बिंदु रहता है व्यापारिक पवनों का। अब व्यापारिक पवनें क्या होती है, देखिएगा ये आपके 0 डिग्री अक्षांश है। इसी प्रकार से यहां पर आपके एक 30 डिग्री अक्षांश आता है, और एक अक्षांश आता है यहां पर 35 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश
और इसी प्रकार से आ जाता है 30 डिग्री और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 30 डिग्री दक्षिणी और ये आ जाता है 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ये वाले क्षेत्र क्या होते हैं, यहां पर आपके निम्न वायुदाब रहता है, निम्न वायुदाब। यहां पर रहता है उच्च वायुदाब। क्या रहता है, निम्न वायुदाब नहीं, यहां पर रहता है आपका उच्च वायुदाब। यहां पर रहता है उच्च वायुदाब और इस क्षेत्र पर भी रहता है उच्च वायुदाब। और जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है यहां पर पाया जाता है निम्न वायुदाब। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब पाया जाता है। अब इस क्षेत्र में आप ये देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि भाई पवनें किस दिशा में चलती है और किस प्रकार की पवनें चलती है। तब पवनों का प्रवाह कैसा रहेगा, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की और इस प्रकार की पवनें चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो यहां पर आपकी इस प्रकार से ये पवनें चलेगी। ये पवनों का इस प्रकार का प्रवाह क्षेत्र है। अब इसमें आप जो ये पवनें चलती है ये उत्तर पूर्व दिशा से चलती है। कौन सी दिशा, ये आपके उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। तो ये पवनें होती है आपके उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, इन्हें नाम दिया जाता है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। और जो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है इन्हें नाम दिया जाता है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति कहां पर है, तो आप भारत की स्थिति को देखेंगे कि भाई भारत कुछ यहां पर अवस्थित है इस प्रकार से। यहीं पर आते हैं कि भाई भारत आपके 37 डिग्री तक, कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, इन अक्षांशों के मध्य है। और यहां से जो पवनें चलती है ये जो आपके उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, इन व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति स्थलीय भागों से होती है और ये स्थलीय भाग से समुद्री क्षेत्रों की ओर चलती है। अब जो पवनें स्थल से चलेगी उन पवनों में आर्द्रता आएगी नहीं, वो पवनें हमेशा कैसी रहेगी, शुष्क पवनें रहती है। तो इसलिए भारत के क्षेत्र से होकर ये सारी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें गुजरती है। तो इस आधार पर भारत की जलवायु सूखी जलवायु होनी चाहिए। भारत की जलवायु में, भारतीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अब ऐसा नहीं होता है तो ऐसा क्यों होता है कि भाई यहां पर वर्षा हो जाती है। अब देखिएगा, हमने यहां पर आपको पवनें बताई थी पीछे, यहां पर, यहां देखिएगा, यहां पर हमने आपको बताई थी भाई पवनें गुजरती है और ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का क्षेत्र आ जाता है। कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो पूरे भारतीय क्षेत्र से गुजरती है। और ये पवनें हमेशा कैसी रहती है, शुष्क पवनें रहती है, इनमें नमी नहीं रहती है। यहां से वर्षा केवल यहां से कुछ पवनें बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है जो आपके पवनें आर्द्र होती है। ये पवनें बंगाल खाड़ी वाली होती है जो आर्द्र होती है। अब इस आधार पर आप कहेंगे कि वर्षा तो केवल इतने से क्षेत्र में होनी चाहिए जहां पर ये आर्द्र पवनें पहुंचती है। अब बाकी के क्षेत्र में वर्षा किस आधार पर होती है, तो उसको समझने के लिए हमें भारतीय पवन परिसंचरण तंत्र और भारत का एक विशेष प्रकार का आपके पवन परिसंचरण तंत्र है, वायुदाब क्षेत्र है, इसकी हमें चर्चा करनी होगी। जो भारत की मानसूनी जलवायु है वही यहां पर काम आएगी, जो हमें समझाएगी कि किस प्रकार से यहां पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में होने के बावजूद भी भारत में अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है। ठीक है, अब शुष्क होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होता है तो आइए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए आप देखिएगा, भारत में आप देखते हैं कि वायुदाब और पवन तंत्र, भारत में क्या होता है कि एक अद्वितीय प्रकार का वायुदाब और पवन तंत्र होता है। अब सर्दियों के दौरान की बात करें, हम बात करें शीत ऋतु की। जब शीत ऋतु की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शीतकाल की। शीतकाल की स्थिति में क्या होता है, शीतकाल में आपके जो आपका ये हिमालय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, ये आपका हिमालय क्षेत्र है। यहां पर आपके मध्य एशिया का क्षेत्र आ जाता है, आगे आगे कौन सा क्षेत्र आ जाता है, ये मध्य एशिया का क्षेत्र आ जाता है। यहां पर आपका पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। ये सारे के सारे क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान कम होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, वायुदाब अधिक हो जाएगा। तापमान कम होगा तो क्या होगा, वायुदाब बढ़ जाएगा, अर्थात हाई प्रेशर बन जाएगा। एचपी का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाएगा। कहां बनेगा, इस भारतीय क्षेत्र में वायुदाब अत्यधिक हो जाएगा। कहां पर, मध्य एशिया में, हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी मध्य भारत में, यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा।
किस दौरान? शीत ऋतु के दौरान। और दूसरी तरफ हम देखेंगे यहां पर आपका ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहां पर आपके सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। क्यों? क्योंकि शीतकाल के दौरान सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ रहता है। तो भारतीय स्थलीय क्षेत्र की तुलना में यहां पर क्या होता है? यहां पर आपके तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो यहां पर आपके निम्न वायुदाब रहता है। वायुदाब कैसा रहता है? निम्न वायुदाब। तो इस समय पवनें आपके क्या चलती है? स्थलीय भाग से समुद्र की ओर चलती है। कैसे चलती है? स्थलीय भाग से समुद्री भाग की ओर पवनें इस प्रकार से चलती है। तो ये पवनें आपके हमेशा सूखी रहती है और इनसे वर्षा नहीं होती है। ऐसी स्थिति आपके उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की रहती है, जिनको हमने पीछे अभी समझा है। अब तो वर्षा किस प्रकार से होती है? अब आगे हम देखेंगे कि ग्रीष्म काल को, ये तो हमने देखा था शीतकाल की स्थिति। किस काल की? शीत ऋतु की स्थिति देखी। जब आप ग्रीष्म ऋतु की अवधि देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान आपके कुछ विपरीत स्थितियां बन जाएगी। विपरीत स्थितियां कैसे बनेगी? तो यहां पर आइए ग्रीष्म काल की चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये वाला क्षेत्र देखिएगा, कौन सा भाग है? यहां पर पूरा हिमालय क्षेत्र विस्तृत है। हिमालय क्षेत्र है, हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। यहां पर आपके कर्क रेखा गुजर रही है। ये क्या है? ये कर्क रेखा है। सूर्य की किरणें यहां पर आपके सीधी गिरेगी, तापमान अधिक होगा। तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा? तापमान अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? वायुदाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वायुदाब कम हो जाएगा। कहां पर होगा? उत्तरी पश्चिमी भारत में, इधर आपके तिब्बत वाला क्षेत्र, मध्य एशिया का भाग है। यहां पर क्या होता है? हम हर जगह लो प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर बना रहेगा। यहां पर आपके लो प्रेशर बना हुआ रहेगा। दूसरी तरफ हम हिंद महासागर की ओर जाएंगे तो हिंद महासागर में यहां पर क्या रहता है? हाई प्रेशर बना हुआ रहता है, उच्च वायुदाब रहता है। कहां पर? हिंद महासागर में। ये आपके पवनें तो कैसे चलेगी? इस हिंद महासागरीय क्षेत्र से पवनें चलेगी भारतीय क्षेत्र की ओर। और ये पवनें आर्द्रता युक्त रहती है, इनमें नमी आपके भरपूर मात्रा में रहती है। तो ये पवनें आपके भारतीय क्षेत्र में वर्षा करवाने में सहायक होती है। ठीक है, समझ गए भाई? आपके उलट स्थितियां हो जाती है ग्रीष्म काल के दौरान। पवन प्रवाह कैसा होता है? पवन प्रवाह हमेशा आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। ये इस प्रकार से हिंद महासागर के ऊपर चलती रहती है। अब ये पवनें, जो मैंने आपको पीछे एक चित्र बताया था आपके, जिसमें आपके पवनें चलती है उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, कैसे चलती है? जो हमने ये चित्र बनाया था गोलार्ध का हमारा, इस गोलार्ध में हमने कुछ आपको पवनें दिखाई थी। कौन कौन सी पवनें थी? जैसे आपके ये विषुवत रेखा है और यहां पर आपके पवनें चल रही थी उत्तरी, ये आपका भारतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये भारतीय क्षेत्र है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला। अब यहां पर व्यापारिक पवनें चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी व्यापारिक पवनें चल रही है? दक्षिणी गोलार्ध में ये व्यापारिक पवनें चल रही है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये पवनें अब यहां पर भारतीय क्षेत्र में क्या बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है आपके अत्यधिक लो प्रेशर, यानी कि अत्यधिक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है, और यहां पर बना हुआ है उच्च वायुदाब का क्षेत्र। अब यहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र धीरे धीरे, ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र है वो इन व्यापारिक पवनों को भारतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि पवनें हमेशा वहां जाएगी जहां पर आपके वायुदाब कम होगा। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध वाली, ये पवनें विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए इस प्रकार से अपनी दिशा मोड़ लेती है, दिशा परिवर्तित कर लेती है। यहां पर एक कोरियोलिस बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल कार्य करता है, जिस वजह से, ये कोरियोलिस बल की वजह से पवनें आपके भूमध्य रेखा को पार करती है, अपनी दिशा बदल लेती है और इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से हो जाती है दक्षिण पश्चिमी दिशा। और ये दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती हुई ये पवनें इन गर्म समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरती है, अपने साथ में भारी मात्रा में आर्द्रता लेकर आती है, जिस वजह से बादल बनते हैं और उसी वजह से यहां पर भारतीय क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। और यही क्षेत्र है कि भारत में आपके भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें आपके ये सारे देश आ जाते हैं, इधर पाकिस्तान, यहां पर आपके बांग्लादेश, ये नेपाल, भूटान, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है इन मानसूनी पवनों की वजह से, जो इस प्रकार से भूमध्य रेखा को पार करते हुए भारतीय क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से भारतीय क्षेत्र वो दक्षिणी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहां पर अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। अब यहां पर देखो, इन्हें हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं, जो आपके भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद में ये इन हवाओं की दिशा बदल जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं। और इसे आपके भारतीय मानसून कहा जाता है। ये गर्म महासागरों से ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है और मुख्य भूमि पर व्यापक मात्रा में वर्षा करती है। अब हमने बात की अभी एक कोरियोलिस बल के बारे में बताया था आपको कि कोरियोलिस बल की वजह से भूमध्य रेखा को क्रॉस करते ही पवनों की दिशा बदल जाती है। तो ऐसा क्या है कि दिशा बदल जाती है? देखिएगा, हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। किस पर? अपने अक्ष पर घूमती है।
तो अक्ष पर घूमने के कारण जैसे पवने आपकी है वो यहां पर आपके कोई पवन चल रही है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर से सीधी दिशा में चलनी चाहिए। लेकिन जब ये पृथ्वी खुद इस प्रकार से अक्ष पर घूर्णन करती है तो ये जिस आपके पवन घूर्णन की वजह से पवन की दिशा में विक्षेपण आ जाता है, पवन की दिशा बदल जाती है। तो ये जो बदल जाती है तो बदलने के लिए एक कोरियोलिस नामक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये पवनों के बदलने की दिशा ये होती है कि उत्तरी गोलार्ध में, ये कौन सा है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवने, अब पवन की दिशा में हम खड़े हैं तो पवन अपनी मूल दिशा से दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाएगी। जैसे ये आपके ग्रीन कलर वाली दिशा है तो हम ग्रीन कलर वाली पवन की दिशा में से मुंह करके खड़े हैं तो ये पवन हमारे हाथ के दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। दूसरी तरफ आप रेड कलर वाली देखते हैं तो इस प्रकार से पवन, इस तीर की दिशा में मैं खड़ा हूं तो पवन अपने मेरे दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो रही है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने मूल दिशा से दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक उलट होता है, पवन अपनी दिशा से बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाती है। यही कोरियोलिस बल कहलाता है और इसी को फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके जब हमने बताया था कि जो दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवन है, कौन सी, ये जो दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवन इस प्रकार से चल रही थी, ये अपने मूल दिशा से इस प्रकार से बाएं हाथ की ओर विक्षेपित थी। जैसे ये भारतीय जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र इनको अपनी ओर आकर्षित किया तो इन्होंने भूमध्य रेखा को क्रॉस किया, भूमध्य रेखा को क्रॉस किया तो ये पवन अपनी मूल दिशा से दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो गई, उत्तरी गोलार्ध में आ रही है। तो इसी वजह से इनकी दिशा यहां से इस प्रकार से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप इसको। तो ये आपका वीडियो का लर्निंग आउटकम्स रहता है, यानी कि इसमें आप सीखे हैं कि भाई भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, और एक आपने सीखा है कि कोरियोलिस बल क्या होता है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए, आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो इनसे संबंधित आपके कुछ एक क्वेश्चन हो जाए, प्रश्नोत्तरी हो जाए। पहला सवाल आता है कि कौन सी भौगोलिक विशेषता मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। एकदम सिंपल सा सवाल है। थार का रेगिस्तान रोकता है, पश्चिमी घाट रोकता है, या हिमालय रोकता है, या भारत में गंगा के मैदान इनको रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि भाई हिमालय रोक लेता है। अगला सवाल आता है कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोरियोलिस बल के बारे में आप बात करेंगे तो सत्य कथन आएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते ये आपका वीडियो यहीं पर हम विराम देते हैं कि ये आपने अच्छे से समझ लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आपने अच्छे से इन सब बिंदुओं को सीख लिया है, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मस्त रहें। जय हिंद।